हेलो गाइस, चलिए हम लोग पिछले वीडियो में भारत के उद्देशिका और भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं के बारे में समझे थे। और उससे पिछले वीडियो में हम लोग भारतीय के संविधान में जो विदेशी स्रोत जो लिया गया था उनके बारे में हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना। और आज हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, सारी अनुसूचियां के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद सारे भाग के बारे में पढ़ेंगे, किस भाग में कौन कौन सा आर्टिकल का उल्लेख है। उसके बाद हम लोग एक एक भाग को डिटेल से पढ़ लेंगे, हमारा संविधान खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आज हम लोग बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के प्रमुख अनुसूचियां को समझते हैं। तो हेडिंग में लिखेगा भारतीय संविधान, भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूची, प्रमुख अनुसूचियां के बारे में हम लोग समझते हैं। भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियां, ठीक है ना। चलिए कौन कौन सा प्रमुख अनुसूचियां हैं ये तो आपको पता होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था, कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। और उसी समय भारतीय संविधान को अधिकृत यानी अंगीकार कर लिया गया था। और 26 नवंबर 1949 के समय जब हमारा संविधान बना था और जब लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को जब संपूर्ण भारत में भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया था। उस समय भारतीय संविधान में कुल 8 अनुसूची था। कितना अनुसूची था? 8 अनुसूची था। लेकिन जैसे जैसे समय में बदलाव हुआ, भाई अनुसूचियां भी बढ़ते चले गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आपको डिटेल पूर्वक सारी अनुसूचियों को पढ़ाएंगे और उसके बाद पूरे पहले निचोड़ करेंगे। पहले सभी अनुसूचियों का पूरा निचोड़ आपके सामने रखेंगे, फिर उसके बाद हम आप उसको शॉर्ट में करके आपको याद भी करवाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, वीडियो लंबा होगा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से हम समझाने के लिए आज सोचे हैं। तो देखो, भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियां क्या है। तो सबसे पहली अगर हम बात करें, सबसे फर्स्ट प्रथम अनुसूची, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें प्रथम अनुसूची, आप बार बार नहीं लिखेंगे, 1 2 3 लिख देंगे। आप मेरे दिल की भावनाओं को समझ जाना कि सर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम सब लिख रहे हैं, कोई दिक्कत सारा हम लोग नहीं लिखेंगे। अब 1 2 3 करके लिख देंगे आपको। देखिए प्रथम अनुसूची में कहा गया, प्रथम अनुसूची में किसका उल्लेख है? राज्यों तथा संघ शासित प्रदेश का। क्या किसका उल्लेख है बताओ? प्रथम में उल्लेख है राज्य तथा संघ शासित प्रदेश का, या संघ का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? संघ का उल्लेख है। मतलब प्रथम अनुसूची को जब पढ़ोगे आप, उसमें भारत में जितने भी राज्य है, भारत में जितने भी संघ शासित प्रदेश है, इन सब का उल्लेख है। और आपको पता होगा कि भारत जो है वो राज्यों के संघ से मिलके बने हुए हैं, इसीलिए भारत में जो है जितने भी राज्य है, क्योंकि आप देखिए भारतीय संविधान में कहा गया, जैसे अनुसूची 1 में उल्लेख है, इसीलिए हम लोग आसानी से किसी को, जैसे मोदी जी कहते हैं ना, इधर आपको गलवान वाला घाटी में एक भाषण दिए थे जिसमें उन्होंने बताए थे कि हम लोग भारत की अखंडता और अखंडता से हम लोग समझौता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि आपको पता होगा भारतीय संविधान में जितने भी राज्य हैं, जितने भी संघ है, सबका उल्लेख है। और उनमें कहा गया है कि आपका ये किसी को हम लोग आसानी से नहीं दे सकते हैं। ये जो हम लोग का ज़मीन है, हम लोग किसी भी देश को इतने आसानी से नहीं दे सकते हैं। अरे मर मिट जाएंगे, लेकिन हम उसको आसानी से नहीं देंगे। ये हमारा संविधान में लिखा हुआ है, तो इसीलिए हम लोग किसी को भी आसानी से नहीं दे सकते। तो देश प्रेमियों, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो पहली बात हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रथम अनुसूची। अब प्रथम अनुसूची में क्या है? राज्य तथा संघ का उल्लेख है। चलिए, वेरी गुड। अब हम चलेंगे दूसरा में। सर दूसरा में क्या उल्लेख है? दूसरा में है विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख। क्या है? लिख देते हैं हम लोग, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख, ठीक है ना। विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख। आप कहेंगे गुरुजी कौन पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख? एसएससी के कर्मचारी, रेलवे के कर्मचारी। तो जी हाँ, जितने भी है लगभग हम लोग इम्पोर्टेंस अगर हम बात करें तो सबकी बात कर लेते हैं ताकि आपको याद रहेगा। तो चलिए, पहला में राज्य एवं संघ का बात था, दूसरा में क्या है भाई? विभिन्न पदाधिकारियों के
वेतन का उल्लेख। तो अच्छा वेतन में बताओ, आपको पता होगा इधर कुछ ही दिन पहले 7वां वेतन लागू हुआ है। जी हाँ, 7वां वेतन सुन के तो आपको मुस्कुराहट आ गया होगा, क्योंकि उसमें वेतन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इसी तरह से आपको पता होगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, परीक्षा नियंत्रक वाला जितने भी है सबका वेतन में इंक्रीज हुआ है। तो क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है वेतन याद करना? हम बोलेंगे जी हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सवाल है गुरुजी हम कहाँ से याद करेंगे? हम आपको बता रहे हैं ना। चलिए देखिए कहाँ से याद नहीं करना है, आपको बता रहे हैं आपको। चलिए सबसे पहली बात, भारत के अगर राष्ट्रपति की वेतन की बात करें तो कितना है? 5 लाख रुपया। कितना है बाबू? 5 लाख है। और अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें, अगर हम उपराष्ट्रपति के वेतन की बात करें तो 4 लाख रुपया है। कितना है? 4 लाख रुपया है। अगर हम लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें, अगर हम लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें, लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें तो इनका भी 4 लाख रुपया है। ठीक है ना? तो जरा ध्यान दो, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया, उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपया और लोकसभा के अध्यक्ष का भी वेतन कितना है? 4 लाख रुपया है। चलो अब अगला हिस्सा में हम आपको बताते हैं, इसको मिटा दें क्योंकि 2 नंबर आप याद रखना, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख है। बाकी हम आपको याद करवाएंगे, कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको कहीं जाना है, हम आपको याद भी करवाएंगे, हम आपको डिटेल भी पढ़ाएंगे। ठीक है ना? तो ये तो हो गया राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का और लोकसभा के अध्यक्ष का। चलो अब हम लोग समझते हैं, समझते नहीं, हम लोग जानते हैं जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हो गया, उसी तरह से लोकसभा के उपाध्यक्ष हो गए। कौन कौन सा? लोकसभा के उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के उपाध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए। तो लोकसभा के उपाध्यक्ष और राज्यसभा के उपाध्यक्ष हो गए और उसके बाद राज्यपाल जी हो गए। कौन कौन? राज्यपाल साहब, राज्यपाल हो गए हैं। तो राज्यपाल हो गए, इन सभी का जो वेतन है बाबू 3.5 लाख रुपया। कितना है? 3.5 लाख रुपया। लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपाध्यक्ष और उपराष्ट्रपति उपाध्यक्ष और राज्यपाल जो होते हैं, इन सबका वेतन कितना हो गया आपका? 3.5 लाख रुपया है। कितना है सबका वेतन? 3.5 लाख रुपया है। चलिए 3.5 लाख रुपया है, इसका आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें सर किसकी? सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम यानी एससी के मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करें तो इनका वेतन, अगर हम मुख्य न्यायाधीश की बात करें, चीफ जस्टिस की बात करें तो इनका जो वेतन है, इनका वेतन है 2,80,000। कितना है? 2,80,000। ठीक है ना? और अगर हम एससी के अन्य न्यायाधीश की बात करें, यानी मुख्य न्यायाधीश को छोड़ के अन्य न्यायाधीश की बात करें तो 2,50,000 रुपया है। कितना है? 2,50,000 रुपया है। और अगर इसी में हम लोग हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस की बात करें, यानी हाई कोर्ट के अगर हम चीफ जस्टिस की बात करें तो 2,50,000 है। यानी वही जो कि आपका सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का वेतन है, वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का वेतन कितना हो गया? 2,50,000। और हाई कोर्ट के जो अन्य चीफ जस्टिस होते हैं, अन्य न्यायाधीश जो होते हैं, अन्य न्यायाधीश का वेतन आपका कितना हो गया? 2,25,000 रुपया। कितना हो गया? 2,25,000 रुपया। तो मेरे ख्याल से आपके माइंड में सेव हो गया होगा, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका 2,80,000। ठीक है ना? और सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका 2,50,000 और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका 2,50,000 और जो हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका 2,25,000। मेरे ख्याल से यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए ये सब बातें जो जानते हैं उनके लिए वाहे गुरु है, कोई दिक्कत नहीं, वो मजे मजे में है। आप लेकिन लिख जरूर लेना ये सारा चीज। ठीक है ना? एक बार लिख के और आराम से इसको देख लेना, बाकी सब आपको याद हो जाएगा। अच्छा चलिए आप चलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए, मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक हो गए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गए। और क्या भाई? संघ लोक सेवा आयोग हो गए,
संघ लोक सेवा आयोग हो गए, ठीक है ना। तो इनका वेतन सबका कितना है, इन सब का वेतन आपका 2.5 लाख रुपया यानी 2,50,000 रुपया, कितना है इसका 2,50,000 रुपया है। चलो तो आप जरा सा इनको देख लीजिए कौन कौन सा है, तब तक हम लोग इनको भर लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग, मुख्य चुनाव आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन सबों का वेतन कितना हो गया 2,50,000 रुपया, ठीक है ना। चलो अब हम लोग नेक्स्ट अनुसूची बढ़ेंगे। अगला अनुसूची हम लोग का क्या होगा, तीसरा अनुसूची। चलिए पहला अनुसूची हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला अनुसूची में क्या था, राज्यों तथा संघ का उल्लेख था। दूसरा अनुसूची में क्या था, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख था। अब हम लोग तीसरी अनुसूची की बात करेंगे। तीसरी अनुसूची में क्या है, तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण का उल्लेख। क्या है, विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख, शपथ का उल्लेख मतलब जितने भी पदाधिकारी है उनके शपथ दिलाने का उल्लेख आपको अनुसूची 3 में मिलता है। जैसे आपको पता होगा कि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन करवाते हैं, तो राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण है भैया वो करवाते हैं कौन, जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है ना, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, हिंदी में ही लिख दिए कोई दिक्कत नहीं है। देखो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण करवाते हैं। और अगर राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहे तो वैसे कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, कौन, जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाते हैं। तो क्या समझ में आया कि राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलवाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहे तो वैसे कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति जी को शपथ ग्रहण दिलवाते हैं। ठीक जस्ट उल्टा है, ऐसे ही कि अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का शपथ ग्रहण करवाना हो तो राष्ट्रपति करवाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश का भी शपथ करवाना हो तो वो कौन करवाते हैं, राष्ट्रपति जी करवाते हैं। तो हम क्या कर दिए, इनको वाइस वर्सा कर दिया। आपको समझ में आया, जी हाँ। अब चलिए अगर हम बात करें कि सर राज्यपाल का शपथ ग्रहण कौन करवाते हैं, ठीक है ना, ध्यान देना, राज्यपाल का जो शपथ ग्रहण करवाते हैं वो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी जो हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करवाते हैं। कौन करवाते हैं, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करवाते हैं। और उसी प्रकार वाइस वर्सा है आपका कि अगर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश को शपथ करवाना हो तो उसका कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे, ठीक है ना। और अगर हम राज्य के मुख्यमंत्री की बात करें, ठीक है ना, अगर हम चीफ मिनिस्टर की बात करें, सीएम की बात करें, इनका शपथ ग्रहण कौन करवाता है। अगर हम सीएम की बात करें तो सीएम का शपथ ग्रहण आपका राज्यपाल के जरिए करवाया जाता है। किसके जरिए करवाया जाता है, राज्यपाल से करवाया जाता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो बहुत आसान सी बात था, इतना सा आपको समझना चाहिए। चलिए भाई अनुसूची 3 में हम लोग क्या पढ़े, विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख जिनमें राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के जरिए या नहीं हुआ, अनुपस्थित रहे तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश करवाएंगे। और इन दोनों का शपथ ग्रहण कौन करवाएंगे, राष्ट्रपति करवाएंगे। और राज्यपाल का शपथ ग्रहण हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करवाएंगे। और अगर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का शपथ ग्रहण करवाना हो तो राज्यपाल करेंगे। और राज्य के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। मन में आपको ये भी आ रहा होगा सर प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण कौन करवाता है, तो जितने भी मंत्री परिषद और होते हैं उन सब मंत्री परिषद और सांसद का शपथ ग्रहण कराने के लिए आपका राष्ट्रपति जी होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अनुसूची 4 में चलते हैं हम लोग। अनुसूची 4 देखिए, अनुसूची 4 में क्या है आप जरा ध्यान दीजिएगा। अनुसूची 4 में चलिए, अनुसूची 4 में है जैसे हम लोग 1 में पढ़े राज्य तथा संघ का उल्लेख, 2 में पढ़े विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख, और 3 में पढ़े विभिन्न पदाधिकारियों के
शपथ का उल्लेख। और हम लोग 4 में पढ़ेंगे कि जितने भी राज्य के सीटों का आवंटन किया गया है, अनुसूची 4 में है कि अनुसूची 4 में आपका सीटों के आवंटन की बात किया गया, यानी राज्यसभा के सीटों की आवंटन की बात किया गया। किसका बात किया गया? राज्यसभा के सीटों की आवंटन की बात किया गया, ठीक है ना, सीटों के आवंटन की बात किया गया, ठीक है ना। तो राज्यसभा के सीटों की आवंटन की बात किसमें किया गया है? 4 में। और बाकी जब हम लोग राज्यसभा पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से आपको सारा चीज बताएंगे, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं अनुसूची 5 में। अनुसूची 5 में क्या किया गया है, देखो थोड़ा सा हिंट भर लेते हैं कि अनुसूची 5 में क्या किया गया है। तब तक आप बताइए अगर आप जान रहे तो, किसको पता है। देखिए हम बता रहे हैं आपको, अनुसूची 5 में जो है अनुसूचित जनजाति, क्या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पर विशेष ध्यान दिया गया। जनजाति पर बोला, इन पर विशेष ध्यान दीजिए। क्या ध्यान दीजिए? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर, यानी एससी और एसटी वाले वर्ग के सदस्य पर विशेष ध्यान दिया गया था, देने की बात की गई है। और छठे अनुसूची की अगर हम बात करें, इसमें जो पूर्वोत्तर राज्य है आपका, भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है वो कौन कौन सा? भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित जाति एवं जनजाति, समझ रहे हो जो ये लिखे हैं। अनुसूची 6 में कहा गया है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर विशेष ध्यान देने की बात किया गया, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। हम लोग चौथे अनुसूची में राज्यसभा की सीटों की आवंटन की बात किए। 5वें अनुसूची में हम लोग अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर विशेष प्रबंध की बात किए थे। और छठे अनुसूची में क्या बात किया गया था? छठे अनुसूची में बात किया गया था कि भारत की जो पूर्वोत्तर राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर विशेष ध्यान की बात की गई, ठीक है ना। तो आई होप कि ये बात आप लिख लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ें, और बाकी सारा चीज आपको हम एकदम सीरीज वाइज रटवा लेंगे, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको पूरा ट्रिक से भी रटवाएंगे, हम आपको डिटेल भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलो आप, हम लोग 6 तक कवर कर चुके हैं। आप कहेंगे यस सर। चलो अब हम लोग अनुसूची 7वां में एंट्री करते हैं। अनुसूची 7 क्या कहा गया भाई, इनके बारे में समझते हैं। अनुसूची 7 में भाई सूची का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? सूची का उल्लेख है, ठीक है ना। अनुसूची 7 में किसका उल्लेख है? सूची का उल्लेख है। देखिए सूची आप लोग पढ़े होंगे, पहली बात संघ सूची ना, आप पढ़े होंगे संघ सूची। दूसरा पढ़ेंगे आप राज्य सूची। तीसरा पढ़ेंगे आप समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक है ना। और चौथा पढ़ेंगे अवशिष्ट सूची। क्या पढ़े थे? अवशिष्ट सूची। यही तो लिया गया था वो वहां कनाडा से, आपको जो बताए थे अवशिष्ट सूची। चलिए देखें यहाँ पे क्या है अवशिष्ट सूची। अब एक एक चीज को अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम बात करें संघ सूची की, किसकी बात करें? संघ सूची की, तो आपको पता होगा कि संघ सूची पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। संघ सूची पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकता है। इस पे राज्य सरकार कोई भी दखल अंदाजी या कानून नहीं बना सकता है। इस पे कोई राज्य सरकार का कोई अधिकार नहीं है। संघ सूची पे केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम संघ सूची में बात करें विषय की, तो पहले जो था, पहले 97 विषय था। कितना था? अगर हम विषय की बात करें, इसमें कितने विषय में बांटा गया था संघ सूची को, मतलब कितने लिस्ट में संघ सूची के अंतर्गत कितने चीज को रखा गया था? तो 97 था। लेकिन वर्तमान में 3 बढ़ गया है, और 3 बढ़ने के बाद कितना है बाबू? 100 हो गया, ठीक है ना। संघ सूची अब कितना है? 100 है। अगर हम राज्य सूची की बात करें, तो पहले 66 विषय था। कितना था? 66 विषय था। लेकिन कुछ दिनों के बाद इसमें से कुछ दिनों के बाद इसमें से 5 घटा के समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो वर्तमान में अभी इसमें कितना विषय है? तो 61 विषय है।
और पहले अगर हम बात करें समवर्ती सूची में तो 47 विषय था, और बाद 5 में 5 जोड़ दिया गया तो कितना आ गया 52। और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि बताइए इनमें से कौन सा सूची राज्य सूची से समवर्ती सूची में रखा गया। तो ये आपको याद होना चाहिए, हम आपको बता रहे हैं। देखो, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, माप तोल, वन्य जीव संरक्षण और आपका जो है जितने भी न्याय प्रशासन है, ये सारा चीज समवर्ती सूची के अंतर्गत रख दिया गया। और ये पांचों याद करो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम शिक्षा को राज्य सूची में रखते हैं तो आपको पता है कि राज्य सूची में राज्य सरकार ही केवल कानून बना सकता है, उसमें संघ सूची कोई भी दखल अंदाज नहीं कर सकता है। तो एक बात बताओ, ऐसे कंडीशन में क्या होता कि शिक्षा से रिलेटेड जो भी करता आपका राज्य सरकार ही करता, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं। जनसंख्या नियंत्रण के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही सोच सकती थी ना, कहने का मतलब है। और उसके बाद अगर हम बात करें माप तोल के बारे में, जितने भी माप तोल के बारे में देखिए कितनी क्राइटेरिया चेंज हो रहा है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट सब चीज़ करता है, वो राज्य सरकार करती। अगर हम बात करें न्याय प्रशासन की बात करें, जैसे देखिए अभी न्याय प्रशासन जितने भी पुलिस आपका प्रशासन काम कर रही है, तो ये सारा चीज़ राज्य सरकार ही केवल करती। लेकिन अब क्या है कि इसको समवर्ती सूची में लाने से क्या हो गया कि वो तो राज्य सरकार करेगा ही। समवर्ती सूची का मतलब होता है राज्य सरकार भी उस पर कानून बना सकती है, उस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन अगर कोई भी कानून विवादित हो जाए, मान लीजिए कि केंद्र सरकार ने कानून बनाया और वो कानून राज्य सरकार मानने को तैयार नहीं, वो विवादित हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया जो कानून होगा वो मान्य होगा, राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया कानून मान्य नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से आपको स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा कि ये 5 चीज हम लोग कहाँ से राज्य सूची से उठा के समवर्ती सूची में डाल दिए। कौन कौन सा एक बार और फिर से बता देते हैं। पहली शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, माप तोल और वन्य जीव संरक्षण, और 5वां क्या है आपका न्याय प्रशासन। तो ये 5 चीज हम लोग संविधान के राज्य सूची से हटा के किस में डाला गया है, समवर्ती सूची में। क्यों डाला गया? क्योंकि इस पे दोनों कानून बना सकता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और अगर दोनों में विवादित कोई प्लान हो जाए तो वो केंद्र सरकार का मान्य होगा। ठीक है ना। तो हम लोग क्या पढ़े, संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में अभी 100 है, राज्य सूची में 61 है, और समवर्ती सूची में कितना है, 52 है। बात रही आपसी सूची की, अगर आपसी सूची में विषय देखें तो जिस समय हमारा संविधान बना था उस समय भी अज्ञात था और अभी भी अज्ञात है। और याद रखिएगा, आपसी सूची में केवल और केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकता है, इसमें राज्य सरकार नहीं। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से सूची के बारे में आपको पूर्ण रूप से पता चल गया होगा। चलिए अब चलते हैं, 7वीं अनुसूची हम लोग का क्लियर हो गया। अब अनुसूची 8 के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि शेड्यूल 8 में क्या लिखा गया। चलिए शेड्यूल 8 के बारे में जानते हैं। शेड्यूल 8 में भाषा का उल्लेख है। क्या है? भाषा का उल्लेख है। भाषा का उल्लेख है। देखिए, जब हमारे भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, उस समय मात्र 14 भाषा का उल्लेख था। कितने भाषा का उल्लेख था? 14 भाषा का उल्लेख था। लेकिन आज अगर हम देखें तो हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा भाषा किस अमेंडमेंट के जरिए कब कब आया है। तो हम आपको सब बताते हैं। देखिए, समय बीतते गया और जब हम लोग 21वें संवैधानिक संशोधन, 21वें संविधान संशोधन 21वें संविधान संशोधन 1967 में कब हुआ था? देखो हम पूरा डेट लिख रहे हैं। 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था पहली बार। तो याद रखना, पहली बार किस भाषा को जोड़ा गया था संविधान लागू होने के बाद? तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो 21वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था। और 1967 में जोड़ा गया था, कौन सी भाषा जोड़ा गया था? तो आपका जोड़ा गया था सिंधी भाषा। और ये भारत का 15वीं भाषा बना था। ठीक है ना, याद रखिएगा, क्योंकि 14 भाषा तो पहले से ही था, तो 15वीं भाषा आपका सिंधी उभर के आया था। ठीक है, चलो गुरु जी, आप कब जुटा? तो जब फिर 71वें संविधान संशोधन 1992 हुआ था, तो उसमें 3 भाषा को ऐड किया गया था, जिसमें आपका नेपाली है, मणिपुरी है
नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये तीन भाषा को भारतीय संविधान में ऐड किया गया था। और इसका ट्रिक याद रख लीजिएगा। ट्रिक इसको याद कैसे रखें, इसका ट्रिक है नमक। याद रखना 1971 वाला में नमक, पाकिस्तान को हम लोग नमक खिला दिए थे। इसी तरह से याद रखना 71वें संवैधानिक संशोधन जब हुआ था 1992 में, तो उस समय तीन भाषा को ऐड किया गया था, नेपाली, मणिपुरी और क्या, कोंकणी। अब सर अगर हम बात करें चौथे की, ठीक है, चलो ऊपर लिखते क्योंकि नीचे शायद नहीं दिखे। तो अगर हम चौथे की बात करें, अब नेक्स्ट का ऐड किया गया, देखो 15 हो गया और 15 3 कितना 18 हो गया, तो 4 और बचा है। तो जब हुआ था आपका 92 संविधान संशोधन, कब 92 संविधान संशोधन कब, तो 2003 में 92 संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। उस समय 4 भाषा को जोड़ा गया था। कौन कौन सा, बोडो, संथाली, डोगरी और कौन सा था, मैथिली। ये मैथिली आपको पता है बिहार के दरभंगा का भाषा है। तो 4 भाषा ऐड किया गया था मेरे ख्याल से। अब आप देखिए ध्यान से, 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा, 71वें संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और 92वें संविधान संशोधन 2003 में बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली। तो सब मिला के देखिए 4 कितना हो गया, 22 भाषा। और अभी भारतीय संविधान में कितने भाषा का उल्लेख है, तो 22 भाषा। तो सब कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो याद रख लेना अब ये, ठीक है ना, इसको रट्टा मार लेना। चलिए अब आगे बढ़े। चलिए अब देखिए, ये तो था कि हमारे भारतीय संविधान में जब लागू हुआ था भारतीय संविधान, तब जाके 8 अनुसूची ऑलरेडी था। लेकिन और अभी कितना है, आप कहेंगे सर अभी तो 12 है। देखिए अब ये 4 जो हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल नया है और ये बाद में ऐड किया हुआ है। और अभी हम लोग जो 8 पढ़ रहे थे ये बिल्कुल पुराना था, यानी जब भारतीय संविधान बने थे, लागू हुए थे, उस समय 8 शेड्यूल था और अभी कितना है, 12 शेड्यूल है। चलो नवीं शेड्यूल की अगर हम बात करें तो क्या है, नवीं शेड्यूल आपका है भूमि सुधार अधिनियम से, भूमि सुधार अधिनियम, ठीक है ना। भूमि सुधार अधिनियम कानून पास किया गया था। और ये कब पास किया गया था, जब पहली संशोधन हुआ था। पहली संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली संविधान संशोधन, कितना बार क्वेश्चन पूछा गया कि पहला संविधान संशोधन के जरिए क्या किया गया था, कहेंगे आप भूमि सुधार अधिनियम किया गया था। तो किस अनुसूची में रखा, इसको 9वीं अनुसूची में रखा गया था। और कब हुआ था, 1991 में हुआ, ठीक 1 साल बाद। यानी 1950 में आपका संविधान लागू हुआ था और 1951 में जाके आपका भूमि सुधार अधिनियम पहली संविधान संशोधन के अंतर्गत 9वीं अनुसूची में ऐड कर दिया गया, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो पता चल गया आपको। अब चलते 10वीं अनुसूची में। सर 10वीं अनुसूची में क्या ऐड किया गया आपका, दल बदल विरोधी कानून अधिनियम, ठीक है ना। और ये कब ऐड किया गया था आपका, तो 52वें संविधान संशोधन 1985 में। कब ऐड किया गया था, 52वें संविधान संशोधन 1985 में। चलो ठीक है, वेरी गुड। अगर हम 11वें की बात करें भाई, तो 11वें है आपका ग्रामीण के स्थानीय निवासी से रिलेटेड, यानी पंचायती राज। क्या है, पंचायती राज के बारे में बात किया गया है। अगर पंचायती राज की बात करें, कब ऐड किया गया इनको, तो 73वें संविधान संशोधन 1993 में इनको ऐड किया गया था। और 12वीं अनुसूची की बात करें तो वो नगर पालिका, यानी शहर के स्थानीय निवासी से नगर पालिका। और ये कब ऐड किया गया था, 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, प्यार से एक बार देखिए, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तब तक हम भी इंक भर लेते हैं, आप लिख भी लीजिए। चलिए, तो क्या आप देख लिए होंगे,
9वीं अनुसूची में आपका भूमि देखिए एक बार चलिए देखिए, आप ध्यान दीजिए, कॉपी पेन बंद कीजिए। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम कब ऐड किया गया? पहला संविधान संशोधन 1991 के तहत। 10वीं अनुसूची में क्या है? तो दल बदल विरोधी अधिनियम, सर कब ऐड किया गया इसको? तो इनको ऐड किया गया था आपका 1985 में, जब 52वें संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। 11वीं अनुसूची आपका ग्रामीण के स्थानीय निवासी से रिलेटेड है, यानी पंचायती राज की बात किया था, कब? 73वें संविधान संशोधन 1993 में। अगर हम बात करें नगर पालिका 12वीं अनुसूची की, तो उनको ऐड किया गया था ठीक अगले संशोधन उसी साल में, यानी 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत, ठीक है। तो यहाँ अब आपको अनुसूची हम लोग पूरा का पूरा खत्म कर दिए हैं। अब आपके मन में होगा कि सारा अनुसूची तो सर डिटेल से पढ़ लिए, अब हम चाहते हैं कि इसको ट्रिक से याद कैसे करें, ठीक है ना। तो ट्रिक लगाते हैं और ये सारा जितना भी आपको 12 पढ़ाए हैं, ये सबको हम याद करवाने का कोशिश करते हैं। ऐसा कोशिश करते हैं कि आपको याद भी हो जाए। तो डिटेल भी पढ़ा दिए, अब हम इसमें ट्रिक भी लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो ट्रिक के लिए आपको ये नहीं कि चलो ट्रिक हम कहाँ से सीखे इसके बारे में, हम आपको ट्रिक सिखा रहे हैं। देखो ट्रिक क्या है, जरा ध्यान देना, बोलेंगे ज्यादा लिखेंगे कम, ठीक है ना। पहली अनुसूची में क्या था? राज्य की बात किया था। देखो अब हमारी शुरू होता है कहानी। क्या शुरू होता है? कहानी। हम जो वास्तविक बात था वो आपको बता दिए, ठीक है ना, स्टोरी। हम जो वास्तविक रियलिटी था वो सारा डिटेल निचोड़ करके आपको हम बता दिए। अब जो हम कर रहे हैं वो बस हम लोग का कहानी है, स्टोरी है, और ये पुराना आदत है हमारा कि हम स्टोरी के जरिए आपको याद करवाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, भारत इतना बड़ा राज्य है, आपको भारत इतना बड़ा देश है और इतने बड़े बड़े राज्यों का संघ से मिलके बना हुआ है। तो पहली बात, जब मान लो ऐसे चलो कि हम लोग यहाँ पे मान लो कोई हमारे सरकार या हमारे गवर्नमेंट मान लो भारत पे राज कर रहे हैं, तो ऐसे हुआ था पहले कहा गया कि देखो भाई भारत क्या है? राज्यों का संघ है। यानी पहला भी बता दिया गया कि भारत में जो पहली अनुसूची में क्या है कि राज्य तथा संघ का उल्लेख का बात किया गया, ठीक है ना। दूसरे में कहा गया कि देखो इतने बड़े बड़े राज्य है भारत में, इतने सारे संघ शासित प्रदेश है, इन सबको चलाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? हमको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे पदाधिकारी को नियुक्त करना पड़ेगा। तो बोला हाँ ये बात तो सही है। बोला कोई बात नहीं, तो जितने भी पदाधिकारी है क्या करो, उनको वेतन दे दो। क्या करो? उनको वेतन दे दो। तो दूसरा में क्या बोला कि चलो उनको क्या दे दो? वेतन दे दो। चलो आप चलते हैं तीसरी अनुसूची की बात करो। चलो दूसरा में पहला तो क्या बोला कि अरे भाई हम लोग इतने बड़े राज्य हमारे भारत के अंदर है, इतने बड़े बड़े संघ शासित प्रदेश है, चलो ये तो पहला हो गया। दूसरा बोला कि चलो इन सबको चलाने के लिए क्या चाहिए? हम लोग को पदाधिकारी चाहिए। बोला यस। तो पदाधिकारी चाहिए, तो पदाधिकारी को रखोगे तो पदाधिकारी को तो वेतन दोगे। बोला हाँ तो वेतन तो जरूर देंगे, क्योंकि बिना पैसा दिए तो कोई काम नहीं करेगा आपका। बोला हाँ चलो ठीक है, बात तो सही है। तो पैसा दे दिए। फिर बाद में पता चला, तीसरी बात हम लोग को क्या पता चला, अरे भाई पैसा तो दे देंगे लेकिन क्या भरोसा कि ये लोग काम करें या ना करें ना, क्योंकि हम लोग किसी पे कैसे भरोसा कर सकते हैं। तो बोला यकीन नहीं हो रहा है कि ये काम करे कि नहीं करे। बोला तो क्या करें? बोले चलो इसे ऑथिंग करवा लेते हैं, यानी शपथ ले लेते हैं कि भाई तुम ये काम को बहुत निष्ठापूर्वक करोगे। चलो तो जैसे ही तीसरा गए तो तीसरा में क्या दिला लिया उससे? शपथ दिलवा लिया कि भाई आप शपथ दे दो, ठीक है ना, आप शपथ दे दो, आप पे हमें यकीन नहीं है, आपको तो वेतन तो दे दिया, आप हमें शपथ दे दो, ठीक है ना। चलिए शपथ भी हो गया। अधिराज्य था, बहुत संघ था, इसको चलाने के लिए पदाधिकारी लाया, पदाधिकारी को वेतन दिया, फिर यकीन के तौर पे उसे शपथ लिए। फिर चौथा बोला भाई अब पैसा भी दे दिए, शपथ भी करवा लिए, अब तो इसको ड्यूटी दो। बोला कोई बात नहीं, सबको सीट बांट दो, कौन कौन सा किस पे कौन काम करेगा, तो सीट का आवंटन कर दिया। चलो चौथा आपको याद हो गया होगा। जब सीट का आवंटन कर दिया तो जितने पदाधिकारी थे उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने आए और शिकायत की सरकार से कि देखो महाशय बात ये है कि जैसे हम लोग गए तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। बोला क्या प्रॉब्लम हो रहा था? बोला प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जितने भी SC और ST के वर्ग के आदमी हैं, थोड़ा सा उनको थोड़ा सा आप लोग मदद कीजिए ताकि वो भी ऊपर उठ सके। बोला अच्छा ऐसी बात है, तो चलो कोई बात नहीं, आप यही काम करो, विशेष ध्यान दे दो। चलो ठीक है, उनके कहने पे SC ST पे विशेष ध्यान दिया गया। फिर चलो देखो, फिर कुछ अधिकारी आए। छठी बात, कुछ अधिकारी आए, बोले देखो भाई हम लोग तो पूरा चेक किए हैं, चेक करने के बाद पता चला कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, क्या असम, मेघालय, त्रिपुरा
मिजोरम, यहाँ के जो जनजाति है सर थोड़ा सा असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के अनुसूचित जाति एवं जनजाति पे थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिए। बोला सरकार बोला कोई बात नहीं, तुम कहते हो तो चलो कोई बात नहीं, हमने दे दिया, चलो ये भी हो गया। सरकार तब बोला अरे भाई तुम जो कहते हो हम कर रहे हैं, तो हमको ये तो बताओ कि आखिर क्या क्या सब काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बोला कोई बात नहीं सर, हम आपको सूची तैयार करके दे देते हैं। क्या बोला, हम आपको सूची तैयार करके दे देते हैं। तो 7वीं अनुसूची में किसका उल्लेख हो गया, सूची का उल्लेख हो गया। तो सूची जब तैयार करके दे रहा था भाई, तो सूची तैयार करने में आ रही थी दिक्कत। क्या दिक्कत आ रही थी कि हमारे सरकार जो थे, अरे भाई कोई अधिकारी बंगाली में लिख रहे थे, कोई भाई हिंदी में लिख रहे थे, कोई इंग्लिश में लिख रहे होंगे, इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश तो है ही नहीं, चलो इसका चर्चा ही नहीं है, चलो आगे कुछ और करते, तेलुगु में हो रहा था ना। तो इस तरह से अलग अलग भाषाओं में जब लिख रहे थे तो भाषाओं का प्रॉब्लम आने लगा। तो बोला कि अरे भाई भाषा का प्रॉब्लम हो रहा है तो सभी भाषा को ऐड कर दो। ऐसा थोड़े कि हमारे भारतीय संविधान जितने हम लोग ये नहीं पढ़ सकते। जैसे मान लो जो चीज़ें रहेगा ऑफिशियल लैंग्वेज उसी को ना आप वहाँ पे चलोगे। आप मान लो बैंक जाके तुम भोजपुरी तो नहीं बोल सकते हो ना, चलो यही बात है। तो कहने का मतलब जो ऑफिशियल लैंग्वेज होता है वो हम लोग यूज करते हैं। तो बोला कोई बात नहीं, भाषा का प्रॉब्लम है, सारा भाषा को ऐड कर दो संविधान में। तो ये 8वीं बात हो गया। चलो अब जब भाषा यानी सूची तैयार कर रहा था, भाषा प्रॉब्लम हो रहा था तो उसको दूर कर दिया। चलो बोला चलो अब भी सूची तैयार करने में दिक्कत क्या हो रही थी, उन्होंने देखा, बताया कि सर देखिए बहुत सारे आदमी के पास तो बहुत ज़्यादा ज़मीन है, लेकिन बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जिनके पास ज़मीन नहीं, रहने का घर नहीं है, तो उनका क्या होगा सर। बोला कि क्या बात करते हो, तो वहाँ रखे कहाँ उस पर। बोला कि बहुत बड़े बड़े ज़मींदार है, वो तो वहाँ पे रहने नहीं देता है। बोला चलो कोई बात नहीं, भूमि सुधार अधिनियम ला देते हैं। और भूमि सुधार अधिनियम लाने से क्या होगा कि जो ज़मींदार है भाई उसका ज़मीन भी खत्म हो जाएगा, सारा चीज़ गवर्नमेंट का हो जाएगा और सब गवर्नमेंट से लेगा। तो क्या कर दिया भाई, 9वीं में उन्होंने क्या कर दिया, भूमि सुधार अधिनियम कर दिया। क्या कर दिया, भूमि सुधार अधिनियम कर दिया। देखो भाई पूरा स्टोरी है और ये याद आप बने रहिएगा और पूरे स्टोरी से हम आपको तुरंत याद करवा देंगे। 10वीं बात क्या हुआ, जब भूमि दिला दिया, एक बात बताओ तब आदमी रहने के लिए क्या हुआ कि जो कंजस्ट जगह पे रह रहा होगा, जो थोड़ा सा जमीन पर रह रहा होगा, वो खुलेआम में रहने के लिए दौड़ने लगा। तो आदमी का क्या हुआ, इधर से उधर हुआ कि नहीं हुआ, आदमी का दल बदल होना स्टार्ट हो गया। आप कहेंगे यस सर, जब जमीन इधर उधर हुआ तो आदमी का दल बदल भी होगा, ठीक है ना। जब दल बदल हुआ, आदमी जब रहना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना, जब आदमी रहना स्टार्ट कर दिया तो बात यूँ हुई थी सर, कि बात यूँ हुई थी कि बात ये हुई थी कि सर कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ गए, कुछ शहरी क्षेत्रों में पड़ गए। बोला कि कोई बात नहीं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ गया उनको हेडिंग करने के लिए हम लोग पंचायती राज ला देते हैं। बोला यस, उनको हेडिंग करने के लिए क्या ला दिया, पंचायती राज ला दिया। और जो शहरी क्षेत्र में पड़ गए उनको हेडिंग करने के लिए नगर पालिका ला दिया। कहानी खत्म हो गया, यही आपका स्टोरी है और स्टोरी खत्म और आपको याद भी हो गया होगा। चलो बिना देखे एक बार मेरे साथ बात करो और देखो सब आपको याद हो गया होगा, पेपर में कभी गलती नहीं होगा। पहला राज्य संघ की बात किया इतनी, दूसरा बोला पदाधिकारी चाहिए, बोला ठीक है चलो पदाधिकारी रखोगे तो वेतन दो। तीसरा सबके निगाह पे हम उनसे शपथ ले लिए। चौथा उन सबको सीट बांट दिए। पाँचवा SC ST पे ध्यान देने की बात किया गया था। छठा बोला भाई असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम पे विशेष ध्यान दीजिए, SC ST वर्ग पे, वो भी ध्यान दिए। सातवां जब ध्यान दिए तो सरकार ने सूची मांगा तो सूची की बात क्या हुई थी 7वां में। फिर जब 8वां की बात हुआ, 8वां बात क्या हुई, तो आगे जब सूची बना रहे थे तो भाषा का प्रॉब्लम हो गया, तो 8वां क्या हो गया बताओ, भाषा हो गया। फिर जब भाषा की प्रॉब्लम दूर हो गया तब पता चला कि बहुत आदमी को रहने का दिक्कत हो रहा है, तो भूमि सुधार अधिनियम लाया गया। जब भूमि सुधार अधिनियम लाया तो आदमी इधर से उधर रहने लगे, अरे दल बदल होने लगा, तो दल बदल की बात हुई। तो उसके बाद कुछ आदमी ग्रामीण में, कुछ आदमी शहरी में। 11वां जो ग्रामीण में बैठे थे उनको पंचायती राज ला दिया। 12वां जो शहर क्षेत्र में थे उनके लिए नगर पालिका ला दिया। तो उम्मीद करते हैं कि ये ट्रिक आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा और आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या है, कहीं भी रास्ता चलो, कहीं भी घर में बैठो, सोने वक्त एक बार ये पूरा सीरीज गुनगुना देना और पूरा देखो पूरा का पूरा अब आपको याद हो जाएगा। हम लाखों बार बोले कोई फायदा नहीं, अब आप मन में सेट कर लीजिए इस बात को। दोबारा से वीडियो रिपीट करके देख लेना, अगर एक बार में समझ नहीं आए तो पूरा एक बार 2 बार पढ़ लेना, देखो, और पूरे जीवन भर नहीं अनुसूची बोलोगे, ये हमारी गारंटी है, ठीक है ना। तो प्लीज़
देखिए आप लोग वीडियो को देखने के बाद शेयर नहीं करते हो, थोड़ा शेयर करो, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत करके इतने अच्छे कंटेंट अगर आपके साथ ला रहे हैं तो आप पूरा फैलाइएगा, नहीं तो पता कैसे चलेगा। हम लोग इतना परिवार में इतना आदमी जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ करके पूरा जोड़िए, थोड़ा थोड़ा पूरा फैलाइए। वीडियो को देखने के बाद थोड़ा शेयर कीजिए, जितने भी हमारे मेरे भाई बहन जो भी हो, तो प्लीज़ थोड़ा शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज हम लोग अनुसूची क्लियर किए हैं, कल हम लोग भाग को क्लियर करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।